स्टूडेंट्स, हमारी जो कल क्लास हुई थी उसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया था, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट जो हम सेल ऑर्गेनेल्स डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेनल जो है सेल ऑर्गेनेल वो होता है, ठीक है। इसके साथ ही अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, आपकी बुक में बहुत डिटेल में दिया हुआ है और वो आपको इतना डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जितना डिस्कस कर रहे हैं आप उसको एज अ नोट्स आप उसको अपनी कॉपी में लिखते जाएं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी डिस्कवरी जो की थी वो सबसे पहले की थी फ्लेमिंग और ऑल्टमैन ने इसका डिस्कवरी किया था। फ्लेमिंग और ऑल्टमैन ने सबसे पहले बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन उसे माइटोकॉन्ड्रिया जो वर्ड दिया था वो बेंडा ने दिया था। तो बेंडा ने वर्ड दिया था माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि इसकी डिस्कवरी जो है वो फ्लेमिंग और ऑल्टमैन ने की थी। इसके साथ ही बेंडा जो थे उन्होंने ये बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें जो एक्टिविटी होती है, जो रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन के कारण एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्यूलर रेस्पिरेशन का ऑर्गन भी कहते हैं। उन्होंने क्या बोला था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी रिएक्शंस होती हैं, एक्टिविटीज़ होती है, उससे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इस कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को सेलुलर रेस्पिरेशन ऑर्गन भी कहते हैं। इसके साथ ही देखिए, इसके स्ट्रक्चर को हम देखने से पहले इसके कुछ बेसिक नंबर कितना होता है, क्या उसका साइज़ और शेप होता है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की जो लाइफ डे है, मतलब कितने दिन तक वो रहती है, तो इसकी जो लाइफ है, लाइफ लाइन वो रहती है 5 to 10 डेज़ तक। ये 5 से 10 दिन तक यहाँ पर इसका जीवन काल रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो लेंथ है, उसकी लंबाई का मतलब उसका साइज़ कितना होता है, तो वो होता है 3 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक की इसकी लंबाई होती है, और इसकी चौड़ाई जो होती है वो 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर के 2 माइक्रोमीटर के बीच में होती है। सेल का नंबर, अगर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर पता करें कि कितना नंबर यहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर इसका नंबर एक सेल में 500 से 1600 तक हो सकता है, लेकिन ये वेरी करता है। यहाँ पर हमको वेरिएबल देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एक एल्गी है क्लोरेला, इस एल्गी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो होता है वो केवल एक ही होता है। तो ये डिपेंड करता है कि सेल की एक्टिविटी कितनी हो रही है। अब जैसे अगर हम बात करें कि प्लांट सेल जो होती है उसकी एक्टिविटी कम से कम होती है, क्योंकि वो ना तो इतना ज़्यादा प्रोटीन का सिंथेसिस करती है, ना उसका ऑक्सीडेशन वगैरह इतना ज़्यादा होता है। तो सेल की एक्टिविटी प्लांट सेल के में कम होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम हो सकता है। और अगर एनिमल सेल है तो सारी एक्टिविटीज़ एनिमल सेल में ज़्यादा होती है, इसलिए नंबर ऑफ़ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि सेल का एक्टिविटी कितनी है या सेल कौन सी है, उसके बेसिस पर इसका नंबर जो है वो 500 से लेकर के 1600 तक हो सकता है। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं इसकी स्ट्रक्चर को लेकर के, तो इसकी स्ट्रक्चर में मैंने अभी आपको बताया कि ये एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है बाहर की तरफ, और इनर मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट आपको दिखाई दे रही है। आउटर मेम्ब्रेन आपको बिल्कुल स्मूथ दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल स्मूथ होती है, इसमें किसी भी तरीके की इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट नहीं होती है। इस आउटर मेम्ब्रेन का जो साइज़ होता है वो ज़्यादातर केसेस में 60, आपको बुक्स में मिलेगा 60 से 75, पर ज़्यादातर केसेस में 75 एंगस्ट्रॉम ही हम देखते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन का जो साइज़ होता है, जो उसकी विड्थ होती है वो होती है 75 एंगस्ट्रॉम की। और इसके साथ जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो एकदम स्मूथ होती है, लेकिन उस पर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होती है। ये पोर्स इसलिए होते हैं ताकि सेल में परमिएबिलिटी जो है, माइटोकॉन्ड्रियल जो है और सेल ऑर्गेनल्स, उसमें परमिएबिलिटी बनी रहे। ये पोर्स होते हैं, और ये पोर्स जो होते हैं इनका साइज़ होता है 25 से लेकर के 30 एंगस्ट्रॉम के बीच में। इसी तरीके से जो इनर मेम्ब्रेन है, वो इनर मेम्ब्रेन का जो साइज़ है वो थिकनेस वो 75 एंगस्ट्रॉम तक की होती है। ये भी 75 तक है, ये भी 75 एंगस्ट्रॉम है, लेकिन आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ थी, इनर मेम्ब्रेन में इन फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है, एक फिंगर लाइक जो है स्ट्रक्चर वो बनती है।
ये जो इनफोल्डिंग्स है, ये जो अंतर्वलन है, ये अंतर्वलन मिलकर के माइटोकॉन्ड्रिया का फ्रेमवर्क बनाते हैं। और ये जो इनफोल्डिंग्स हैं, इन इनफोल्डिंग्स को ही हम कहते हैं क्रिस्टी पार्ट। ठीक है, तो ये जो उंगली जैसी संरचनाएं हैं, इन उंगली जैसी संरचनाओं का निर्माण किससे हुआ है? इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से हुआ है, और इन इनफोल्डिंग्स को हमने कहा क्रिस्टी। इसके साथ ही इसका मैट्रिक्स पार्ट होता है। इसका मैट्रिक्स जो है उसमें बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और इसकी मैट्रिक्स में जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उसके कारण यहाँ पर इस मैट्रिक्स पार्ट में ही क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होती है। इसके साथ इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच वाला जो स्पेस है उसे हम कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस क्या काम करता है? ये आउटर प्रेशर को कंट्रोल करता है, और उसके साथ में इनर मेम्ब्रेन जो है उसमें जो क्रिस्टी का इनफोल्डिंग्स है उनको भी ये कंट्रोल करके रखता है। ये इस स्पेस के बीच में जो फ्लूइड भरा होता है उसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड कहते हैं। अगर हम देखिए, इसकी माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो ओरिजिन था वो ओरिजिन हुआ था पर्पल, ओरिजिन जो हुआ था वो हुआ था पर्पल सल्फर बैक्टीरिया से। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया से इसका ओरिजिन हुआ था, इसलिए कई साइंटिस्ट ये मानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोकैरियोट्स की तरह ही है और उनका ओरिजिन वहीं से हुआ है। प्रोकैरियोट्स की तरह इसमें कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे इसमें अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में भी सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, तो इनमें खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। अगर इसकी क्रिस्टी पार्ट को हम एनलार्ज करके देखें तो यहाँ पर क्रिस्टी पार्ट के स्ट्रक्चर पर आपको ये रेड कलर के कुछ ग्रेन्यूल्स या कुछ पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं, इन्हें पार्टिकल्स को हम कहते हैं F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम्स। ठीक है, एक्चुअल में F1 पार्टिकल्स की पोजीशन मैं आपको बताती हूँ, ये कहलाते हैं एक्चुअल में ऑक्सीसोम्स। और इस ऑक्सीसोम्स के अंदर हेड पार्ट है, स्टॉक पार्ट है और बेस पार्ट है। ठीक है, जो हेड पार्ट है उस हेड पार्ट को हम कहते हैं F1 पार्ट। ठीक है, और जो इसका स्टॉक पार्ट है उसके नीचे जो बेस पार्ट है उस बेस पार्ट को हम कहते हैं FO पार्ट या F0 फैक्टर। ये जो F0 फैक्टर होता है, ये F0 फैक्टर एक एंजाइम का, या आप इसको एंजाइम का फॉर्मेशन करता है, और उसके साथ में ही ये क्रिस्टी पार्ट से कनेक्ट करने का काम भी करता है। क्रिस्टी पार्ट इनर मेम्ब्रेन जो है उसकी इनफोल्डिंग से बना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये अटैच किससे होते हैं क्रिस्टी से, तो F0 या बेस पार्ट से ये अटैच होते हैं। और इसका हेड पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके F1 पार्ट जो हेड पार्ट है, उस हेड पार्ट में एक सिस्टम, एक साइकिल चल रही होती है, और उस साइकिल का नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, ETS साइकिल इसे बोलते हैं, और ये ETS साइकिल जो है वही मेन फंक्शन करती है, और वो है ATP का फॉर्मेशन। इस ATP के फॉर्मेशन के लिए और इस ETS साइकिल के रन होने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत होती है, और उस एंजाइम का नाम है ATPase। जो एटीपेज एंजाइम है, सिंथेटेज एंजाइम, तो ये सिंथेटेज एंजाइम किसका फॉर्मेशन करता है? ATP का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर दो साइकिल चल रही है। एक तो जो ऑक्सीसोम्स है, उस ऑक्सीसोम्स का जो हेड पार्ट है जिसे हम F1 पार्ट बोलते हैं, F1 पार्टिकल्स बोलते हैं, इसमें तो चल रही है ETS साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, और यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। साथ ही इसका जो मैट्रिक्स पार्ट है उसमें एक एंजाइम, उसमें बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और वो एंजाइम जो हैं वो किसका फंक्शन करते हैं? वो बनाते हैं मैट्रिक्स वाले पार्ट में जो साइकिल चलती है, उस साइकिल को हम बोलते हैं क्रैब साइकिल। तो ये क्रैब साइकिल है, और ये क्रैब साइकिल से रिलेवेंट जो एंजाइम है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? वो मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके अंदर एक तो ATP का सिंथेसिस हो रहा है, उसके साथ में क्रैब जो है, क्रैब साइकिल चल रही है, यानी ATP के सिंथेसिस, इसका मतलब है कि ETS सिस्टम जो है वो चल रहा है, क्रैब साइकिल का फॉर्मेशन होता है। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स पार्ट है, उस मैट्रिक्स में एक राइबोसोमल पार्ट प्रेजेंट होता है, वो है 70S टाइप के राइबोसोम्स। ठीक है,
अब राइबोसोम्स को हम वैसे भी प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री बोलते हैं, तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अपनी प्रोटीन का सिंथेसिस खुद से कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसके पास में अपना खुद का राइबोसोम प्रेजेंट है, तो ये अपने प्रोटीन सिंथेसिस की एक्टिविटी खुद से करती है। इसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है, इसमें क्रेब्स साइकिल चलती है और अपनी प्रोटीन जो है वो 70S राइबोसोम्स के साथ में ये सिंथेसाइज कर सकती है। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको डीएनए दिखाई दे रहा है और डीएनए अगर प्रेजेंट है तो माइटोकॉन्ड्रिया रेप्लिकेशन कर सकती है, अपनी खुद की कॉपी खुद से बना सकती है। खुद की प्रोटीन खुद बना रही है, खुद का रेप्लिकेशन खुद से कर रही है, तो इसी कारण से इस माइटोकॉन्ड्रिया को सेल विद इन सेल भी बोला जाता है। एक कोशिका के अंदर एक कोशिका, सेल विद इन सेल, तो यहाँ पर ये टर्म इसके लिए यूज़ की जाती है। साथ ही एक और वर्ड के साथ इसे बोला जाता है, वो है सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स यानी अपना खुद का अर्ध स्वायत्त तंत्र है ये एक तरीके का, तो इसलिए अर्ध स्वायत्त शासी तंत्र इसको बोला जाता है। और उसके साथ इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके ऑक्सीसोम्स के F1 पार्ट में ETS साइकिल चलती है और वो ETS साइकिल जो है वो किसका फॉर्मेशन करती है? ATP का। तो ये था सारा माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना का डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट, जो इसका ATP माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है, वो फंक्शन है एक तो ये ATP का सिंथेसिस करती है। अभी मैंने आपको बताया कि ऑक्सीसोम्स का जो F1 हेड, उस F1 हेड में जो साइकिल चल रही है उससे ATP का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स। इसकी मैट्रिक्स में बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो कि फैट्स का ऑक्सीडेशन करते हैं। इसके साथ इसकी मैट्रिक्स वाले पार्ट में अगेन बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट स्टीरॉइड्स का फॉर्मेशन करते हैं कोशिका के अंदर। तो यहाँ पर स्टीरॉइड्स का सिंथेसिस करते हैं, फैट्स का ऑक्सीडेशन करते हैं, एटीपीज का फॉर्मेशन करते हैं और हीमोग्लोबिन जो है, उस हीमोग्लोबिन में जो हिम पार्ट है, आयरन वाला पार्ट है, उसका सिंथेसिस भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है माइटोकॉन्ड्रिया के केस में याद रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना।